हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। जैसा कि हम हिंदी में, आप जान रहे हैं कि हम हिंदी में आपकी क्लास लेके आ रहे हैं। एक टॉपिक एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करा रहे हैं। और ये क्लास आपकी क्या आ रही है? केवीएस के लिए, जिसमें केवीएस में हम आपको 30 में 30 दिलाने की बात कर रहे हैं कि यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जैसा कि हमने बात की। अब ये हिंदी है, तो हिंदी आपका ये किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे ये केवीएस है, चाहे एस्टेट है, चाहे यूपी टेट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस पूरा सेम ही है। व्याकरण किसी का अलग नहीं होता, या कोई अदर एग्जाम है। ओके, जैसे मान सकते हैं कोई अदर एग्जाम भी है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्लास। अब वो चाहे रीट ही हम ले लेते हैं, ठीक है। बस ये है कि देखिए, कारक चिन्ह अगर है तो वो हर एग्जाम में कहीं अलग अलग नहीं पूछेगा। कारक चिन्ह एक ही होता है, बस अस्तर उसका थोड़ा घटता बढ़ता है। तो हम यहाँ पर अस्तर को एकदम डीप से लेके चलते हैं। हम आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे और चीज़ों को कंप्लीट कराएंगे। तो हम बात करते हैं पहले क्या है हमारा कारक चिन्ह। तो देखते हैं कारक चिन्ह क्या होते हैं। देखिए, कारक को हम परसर्ग भी कहते हैं। ओके, कारक को हम क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। अब देखिए, कारक चिन्ह भले कम पूछता है, लेकिन परसर्ग थोड़ा सा ज़्यादा पूछता है। ओके, परसर्ग कहते हैं। जैसे परसर्ग का मतलब क्या होता है? पर प्लस सर्ग। ओके, तो पर का मतलब होता है बाद, और सर्ग का मतलब होता है चलना। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अर्थ। ओके, परसर्ग कहते हैं किसको? कारक चिन्ह को। ये चीज़ याद रखिएगा कि कारक चिन्ह को हम परसर्ग कहते हैं। इसको थोड़ा यहाँ पर खिसकाते हैं, फिर से हम एक बार आपको बताते हैं कि कारक चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? परसर्ग बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कारक चिन्ह, कारक चिन्ह, और इसे हम बोलते हैं परसर्ग। तो थोड़ा सा ओवरऑल आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसे परसर्ग कहते हैं। तो पर का मतलब हमने बताया था बाद, और सर्ग का मतलब चलना। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। और उसके बाद हम क्या देखते हैं? जो परसर्ग होते हैं, ये एक आपके आए थे आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने इसे 6 माने हैं। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी, तो यहाँ पर पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, अभी आपको आगे मिल जाएगा। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी, इन्होंने कहा है कि जो है आपका परसर्ग यानी कि कारक चिन्ह होते हैं 6। ओके, आचार्य किशोरी दास ने कहा है कि कारक चिन्ह आपके कितने होते हैं? 6। लेकिन हम नॉर्मली मानते हैं जो कारक की संख्या भेद होते हैं ये 8 होती है। कारक की संख्या 8 होती है। हम इन्हीं 8 को पढ़ते हैं। अगर एग्जाम में आपका पूछता है, अगर इनके अकॉर्डिंग पूछेगा कि किशोरी दास वाजपेयी के अकॉर्डिंग कितने हैं, तब आप 6 लगाएंगे, नहीं तो आप 8 ही लगाएंगे। ओके, तो चलिए ये सब चीज़ों को हमने जान लिया। अब हम सीधे क्या स्टार्ट करते हैं? चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ओके, और लोगों तक पहुँचाएं जिन्होंने भी केवीएस का एग्जाम दिया है, क्योंकि हम यहाँ पर केवीएस में आपके 30 में 30 की तैयारी कर रहे हैं। ये बात आप याद रखिएगा कि यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन अगर बाहर जाएगा तो आप बताइएगा। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ओके, और आप अपनी पढ़ाई की रफ्तार बनाए रखिए, क्योंकि डेट आपकी नज़दीक है और ज़्यादा दूर नहीं है डेट में। तो चलिए हम आगे देखते हैं। हम सीधे आते हैं चैप्टर पे। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कारक, थोड़ा सा हम पेन ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है? कारक। तो कारक क्या होते हैं? जैसा कि हमने लिखा है, कारक को क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। सॉरी, हाँ, कारक को क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। जैसा कि हमने पीछे बात कर ली, कारक को हम परसर्ग भी कहते हैं। इन सभी चीज़ों को नोट करिएगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जहाँ हमने बात की कि पर मतलब होता है बाद में, और सर्ग मतलब चलना। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या होती है। वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है, इसका संबंध किससे होता है? कारक चिन्ह में ये क्रिया से इसका संबंध होता है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। सीधे सीधे हम जानते हैं कि जो भी क्रिया से संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्रिया से ये संबंध सीधा सीधा स्पष्ट करते हैं, क्रिया से संबंध। ओके, तो ये चीज़ आप जान गए कि वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है वो क्या कहलाते हैं? कारक चिन्ह कहलाते हैं। और ये वाक्य में स्वतंत्र होते हैं। ये जो कारक चिन्ह होते हैं ये वाक्य में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। हम बात करते हैं कि ये वाक्य में जो कारक चिन्ह है ये स्वतंत्र होते हैं। ओके, फिर बात करते हैं कि कारक संख्या की भेद। जो भी कारक होते हैं, कारकों की संख्या या भेद या प्रकार हम 8 मानते हैं। नॉर्मली हम 8 मानते हैं। अगर कहीं पूछा जाएगा तो हम 8 ही बताएंगे। लेकिन जो है आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार इन्होंने कारक के भेद 6 बताए हैं। ओके, इन्होंने क्या बताया? कारक के भेदों को 6 बताया है। किसने? आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने। इन्होंने संबंध और संबोधन को, इन्होंने जो है संबंध और संबोधन कारक का संबंध क्रिया से नहीं बताया है। ओके, जिससे नहीं बताया। इसलिए हम एक बार और लेते हैं, सीधे सीधे जानते हैं कि ये जो हमारे आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी हैं, इन्होंने कहा है कि कारक चिन्हों की संख्या होती है 6। इन्होंने 6 ही माने, और इन्होंने संबंध और संबोधन को कारक चिन्ह नहीं बताया। इन्होंने कहा है कि इसका जो है क्रिया से संबंध नहीं होता है। सीधा सीधा इन्होंने स्पष्ट किया है।
ठीक है। तो एग्ज़ाम में अगर पूछता है तो अगर इनके अकॉर्डिंग पूछेगा तब आप 6 लगाएंगे, नहीं तो आप 8 ही लगाएंगे। नॉर्मली 8 ही होते हैं। तो हमने यहाँ पर जान लिया कि जो कारक चिन्ह होते हैं ये वाक्य में स्वतंत्र होते हैं और इनका क्रिया से सीधा संबंध होता है। ठीक है। तो अब कारक के जो 8 प्रकार हैं, 8 प्रकारों को हम जानते हैं। जो कारक के 8 प्रकार हैं, तो पहले हम 8 के एक बार नाम जान लेते हैं। नाम सुनिएगा ध्यान से। कर्ता कारक लिख देते हैं यहाँ पर। पहला क्या है? कर्ता कारक। दूसरा है कर्म कारक। तीसरा है करण कारक। ओके, करण कारक। चौथा क्या है? संप्रदान कारक। फिर पांचवा क्या है? अपादान कारक। फिर होता है अधिकरण होता है। ओके, फिर होता है संबंध। फिर होता है संबोधन। तो ये होते हैं आपके 8 कारक। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक, और क्या होता है? संबोधन कारक। ठीक है। हमने कुछ गलत कर दिया। 6 नंबर पे संप्रदान कारक आता है। एक मिनट, ये अधिकरण से पहले संबंध आता है। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में। देखिए, ये कर्ता कारक 1 नंबर पे, कर्म फिर दूसरा, तीसरा करण, चौथा क्या है? संप्रदान के लिए, पांचवा अपादान के लिए, छठा क्या है? संबंध है, सातवां अधिकरण है और 8वां संबोधन है। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, क्योंकि सीक्वेंस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा कि कारक चिन्ह जो है 8 प्रकार के होते हैं, ये होते हैं। और जो इन्होंने बताया है, किसने बताया है? किशोरीदास वाजपेयी ने बताया है। इन्होंने क्या कहा है? कौन कौन से नहीं होंगे? तो इन्होंने कहा है कि ये संबोधन और ये संबंध नहीं होंगे आपके 6 नंबर वाला और 8 नंबर वाला। ओके, तो चलिए ये हो गया। तो सबसे पहले हम आते हैं कारक चिन्हों पे, कि प्रकार के आते हैं कर्ता कारक पे। एक मिनट, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, थोड़ी सी एक कॉल आ गई थी। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे क्या है? हम देखते हैं कर्ता कारक को। ओके, आगे हम देखते हैं कर्ता कारक को। कर्ता कारक क्या होता है? देखिए, कर्ता कारक पहले क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसका विभक्ति चिन्ह होता है ना। कर्ता कारक जो होता है इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ना होता है। कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने होता है। रुकिए, यहाँ से हटा के हम यहाँ पे कर देते हैं। एक मिनट। तो कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है ये होता है ने। इसको याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से आपकी चीज़ें कन्फर्म होंगी। और बात करें कि जो कर्ता कारक होता है, ये इसके उदाहरण जो होते हैं ज़्यादातर अकर्मक क्रिया वाले उदाहरण होते हैं, यानी कि यहाँ पर कर्म नहीं होता। तो सीधे सीधे पहले हम इसके परिभाषा को देखते हैं कि वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो इसमें क्या है? पूरा का पूरा जो है प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। कोई भी कार्य होता है उसका पूरा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। तो सीधे सीधे कहा गया है कि वाक्य में जो है काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। अर्थात, ओके, अर्थात वाक्य में क्रिया का फल स्वयं कर्ता में रहता है। यहाँ पर क्या है? जो क्रिया का फल है ये स्वयं कर्ता पर पड़ता है। ओके, अगर कर्ता कारक है तो कर्ता कारक में क्रिया का फल स्वयं कर्ता पर पड़ेगा। ये याद रखिएगा, क्रिया का फल स्वयं कर्ता पर पड़ता है और किसी पर नहीं पड़ेगा, स्वयं कर्ता पर पड़ता है। तो इसीलिए हमने ये कहा है कि ये अकर्मक क्रिया वाले उदाहरण होते हैं, यानी इनमें कर्म नहीं होता है, स्वयं कर्ता पर पड़ता है। तो ये चीज़ें हो गई। तो ये होता है, तो उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। तो एक बार स्पष्ट रूप से परिभाषा जान लेते हैं कि वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। अर्थात वाक्य में क्रिया का फल स्वयं कर्ता में रहे तब उसे कर्ता कारक कहते हैं। या एक परिभाषा और है, या हम कह सकते हैं यह है कि जो संज्ञा शब्द अपना कार्य करने के लिए किसी के अधीन नहीं हो, कि जो भी संज्ञा शब्द, कर्ता यानी कि संज्ञा शब्द है, वो अपना कार्य करने के लिए किसी के भी अधीन ना हो, तो वो क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। सीधा सीधा हमने ये जान लिया कि या जो संज्ञा शब्द अपना कार्य करने के लिए किसी के अधीन ना हो उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। और इसमें जो है विभक्ति चिन्ह क्या होता है? विभक्ति चिन्ह की बात करें तो इसमें होता है ने। जैसा कि हमने बताया है, कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने होता है। तो हमने ये एक बार परिभाषा जान ली कर्ता कारक की। अब हम इसके उदाहरणों को जानेंगे। जैसे लिखा गया है कि लड़का हंसता है। तो देखिए, हंसने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? लड़के पर पड़ रहा है। तो यहाँ हम कह देंगे कि ये कर्ता कारक है। ओके, यहाँ पर कर्म नहीं है। फिर लिखा है सूरज चमक रहा है। तो प्रभाव जो है, चमकने का प्रभाव सूरज पे पड़ रहा है। रवि ने छींका। ओके, मोहन ने पत्र पढ़ा, अमन खेलता है। देखिए, अगर यहाँ पर ने विभक्ति चिन्ह का लोप भी है तो आप जानेंगे कि जो अगर कर्ता और कर्म है सीधे, तो कर्ता और क्रिया है, तो देखिए क्रिया का प्रभाव क्या है? सीधे कर्ता पर पड़ता है। जैसा कि हमने बताया है कि यहाँ पर क्या है? क्रिया का प्रभाव जो है सीधे कर्ता पर पड़ता है। तो देखिए, हंसने का प्रभाव लड़के पर पड़ रहा है, चमकने का प्रभाव सूरज पर पड़ रहा है, छींकने का प्रभाव किस पे? रवि पर पड़ रहा है, और पत्र को जो है पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मोहन पे, और खेलने का प्रभाव अमन पे पड़ रहा है। यानी कि पूरा का पूरा जो क्रिया का प्रभाव है वो कर्ता पर पड़ता है। तो हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक होता है। और यहाँ पर जो है अकर्मक क्रिया वाले उदाहरण होते हैं जिनमें कर्म नहीं होता है, यानी कि जिनमें प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता है। तो
तो ये हो गया आपका कर्ता कारक कंफर्म हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हम आते हैं कर्म कारक पे। ओके, फिर हम बात करते हैं कर्म कारक पे। तो कर्म कारक क्या होता है कि वाक्य में क्रिया का प्रभाव का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। तो देखिए नाम के अकॉर्डिंग ही हम जान लिए। तो इसमें जो है क्रिया का फल का प्रभाव जो कहाँ पर पड़ता है, क्रिया के फल का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। क्रिया के फल का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। तो ये चीज़ को याद रखिएगा, प्रभाव कर्म पर पड़ता है। ओके, जैसा हमने कि पहले जाना था कर्ता कारक में कि प्रभाव जो है कर्ता पर पड़ रहा था, अब यहाँ हम जानते हैं प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ रहा है। ओके, देखिए लिखा था हमने, वो चीज़ें मिट गई हैं। तो क्रिया का प्रभाव जो है सीधे किस पे पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। फिर हम देखते हैं इसका कर्म का जो है विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है। कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है। तो हम यहाँ पर विभक्ति चिन्ह की बात करेंगे। जैसे कि हमने लिखा है कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है। ओके, तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर हमने बताया है कि प्रभाव जो है आपका किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, ठीक है, तो वो चीज़ें होती हैं कर्म कारक होती हैं। फिर हम देखते हैं कि उदाहरण हम इसके देखते हैं कि उसने श्याम को पढ़ाया। अब देखिए हमने क्या कहा, उसने श्याम को पढ़ाया। तो पढ़ाने का जो है, पढ़ाने का प्रभाव किस पर पड़ा है, श्याम पर पड़ा है। ओके, तो पढ़ाने का प्रभाव किस पर पड़ा है, श्याम पर पड़ा है। उसने क्या है, हमने कहा श्याम को पढ़ाया। तो देखिए जो पढ़ा रहा है तो उस पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, उसने हो गया कर्ता आपका। ओके, उसने क्या हो गया, कर्ता आपका, लेकिन श्याम हो गया आपका कर्म। ओके, श्याम क्या हो गया, आपका कर्म हो गया। तो जो पढ़ाने का प्रभाव है वो पड़ेगा श्याम पर, ना कि उसने पर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि मोहन ने चोर को पकड़ा। देखिए तो जो भी प्रभाव पड़ रहा है वो चोर पर पड़ेगा। भाई चोर पकड़ा गया तो मारेगा, मार खाएगा तो चोर ही खाएगा ना। तो सीधे सीधे लिखा है मोहन ने चोर को पकड़ा। तो ये हो गया, हमने कर्म कारक को देख लिया। फिर गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी। तो देखिए शिक्षा का प्रभाव किस पर पड़ा, शिष्य पर पड़ा। गुरु ने तो शिक्षा दी, गुरु का उसमें कुछ नहीं, गुरु पर उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो शिष्य पर पड़ा। तो यहाँ पर हमने कहा है कि जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, तो यहाँ पर सीधे सीधे क्रिया का प्रभाव जो है कर्म पर पड़ रहा है। लिखा है मोहन ने सांप को मारा। अब मोहन ने अगर सांप को मारा तो मोहन का कुछ नहीं किया, लेकिन सांप मर गया। ओके, फिर लिखा है राम ने करण को पत्र लिखा। राम ने पत्र किसको लिखा, करण को लिखा। ओके, फिर दे रहा है आगे कि शिकारी ने शेरों को, क्या है, शिकारी जो है शेरों को देखता है। ठीक है, शिकारी जो है शेर को देखता है। यहाँ पर पूरा नहीं लिखा है तो यहाँ लिख देते हैं शिकारी शेर को देखता है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी यहाँ पर। तो यहाँ क्या हो गया, शिकारी जो है शेर को देखता है, तो देखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, शेर पर पड़ रहा है। तो ये हो गया कर्म कारक आपका। फिर हम आगे देखते हैं। देखिए आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार हम और देख लेते हैं कि सीधे सीधे अगर कर्म कारक है तो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। विभक्ति चिन्ह होता है कर्म का को, ये भी याद रखिएगा। और उदाहरण हमने क्या देखा, उसने श्याम को पढ़ाया, मोहन ने चोर को पकड़ा, गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी, मोहन ने सांप को मारा, राम ने करण को पत्र लिखा, और शिकारी जो है शेर को देखता है। फिर आगे बात करते हैं, एक उदाहरण और है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। तो देखिए लोगों ने तो क्या शोरगुल किया, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन क्या हुआ, डाकुओं पर क्या प्रभाव पड़ा, डाकू क्या हो गए, भाग गए। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा, डाकुओं पर पड़ा, कि भागने का काम किसने किया, डाकुओं ने किया। तो ये चीज़ें हो गई आपकी कर्म कारक। तो आई होप आपको कर्म कारक समझ में आया होगा। फिर हम अगला देखते हैं करण कारक। तीसरा क्या है आपका, करण कारक है। तीसरा है आपका करण कारक है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से और को द्वारा। विभक्ति चिन्ह क्या होता है, जैसे देखिए ये जो कारक चीज़ें हमने पढ़ाई हैं कारक, ये हमने आपको तत्पुरुष समास में भी डिटेल में पढ़ा दी थी। ये चीज़ याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। करण कारक में इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा। ओके, से या के द्वारा होता है विभक्ति चिन्ह इसका, तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर हम आगे देखते हैं कि करण का अर्थ, ओके, साधन होता है। क्या होता है, साधन होता है, किसी को काम करने का साधन हो गया। तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया का साधन सूचित होता है। क्या कहा गया है कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया का साधन सूचित होता है, अर्थात इन्होंने दूसरी परिभाषा भी बताई है, अर्थात जिसकी सहायता से कर्ता कुछ कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं, यानी कि साधन के रूप में ये जो है कार्य करता है। तो पहले हमने देखा कि करण का अर्थ क्या होता है, साधन होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया का साधन सूचित होता है, या जिसकी सहायता से कर्ता कुछ कार्य करता है और उसे करण कारक कहते हैं। तो जिसकी सहायता से कर्ता काम करता है, सिंपल सी बात, उसे करण कारक कहते हैं। विभक्ति चिन्ह हमने बताया से और के द्वारा होता है इसका। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं, जैसे उदाहरण क्या है, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। देखिए जयद्रथ को बाण से मारा, तो से यहाँ पर बाण से क्या हो गया,
करण कारक हो गया। गीता ने सुनीता को चाकू से मारा, किससे मारा, चाकू से मारा, तो ये करण कारक हो गया। फिर आगे हम बात करते हैं, ये उदाहरणों की हम बात कर लेते हैं। फिर क्या, पहला क्या उदाहरण था हमारा कि अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, तो बाण से हमारा क्या हो गया, कर्म कारक हो गया, सॉरी करण कारक हो गया। गीता ने सुनीता को चाकू से मारा, ओके। वह एक पैर से लंगड़ा है। देखिए यहाँ पर जो है ये अंग भंग वाली चीज़ें आ जाएंगी, वो करण कारक में ही आएंगी। अंग भंग वाली चीज़ें, अंग भंग वाली चीज़ें जो है तो इसमें किस में आएंगी, करण कारक में ही आएंगी। और फिर हमने लिखा कि मैं कलम से लिखता हूँ। देखिए कलम क्या है, संबंधित है, मैं कलम के माध्यम से लिखता हूँ, ठीक है, कलम के द्वारा लिखता हूँ। मैं एक आँख से काना हूँ, तो अंग भंग वाली चीज़ें आ गई। वह रेलगाड़ी से आया है, किसके द्वारा आया है, रेलगाड़ी के द्वारा आया है। रवि ने अपनी पत्नी के द्वारा खाना बनवाया, देखिए पत्नी के द्वारा, तो के द्वारा भी आएगा यहाँ पर, से के द्वारा होता है। और सज्जनों की संगति से बुद्धि सुधरती है, ठीक है, तो संगति से क्या हो गया हमारा, करण कारक हो गया। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर करण कारक। तो करण कारक में हमने क्या जाना था, सीधा सीधा हमने जाना था कि जिसकी सहायता से कर्ता कुछ कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। हमने उदाहरण भी जान लिया, तो सारी चीज़ें नोट करिएगा। देखिए अभी हम आपको ट्रिक भी बताएंगे इसको याद करने की कि विभक्ति चिन्ह का हम कैसे चीज़ों को याद करें। फिर अगला आता है चौथा नंबर हमारा संप्रदान कारक। तो हम बात करें संप्रदान का अर्थ क्या होता है, देना, ठीक है। तो यहाँ पर दान देने वाली भी चीज़ें आती हैं, दान देने वाली भी चीज़ें आती हैं, इनको भी याद रखिएगा, दान वाली चीज़ें। तो लिखा है जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, ठीक है, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द संप्रदान कारक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से शब्द जो है संप्रदान कारक के अंतर्गत आते हैं, वो शब्द आते हैं कि जिसके द्वारा कुछ लिया जाए या जिसको कुछ, सॉरी, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए। तो यहाँ पर दान वाली भी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, तो इस चीज़ का बोध कराने वाले शब्द जो है संप्रदान कारक कहलाते हैं। उसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, के लिए या के वास्ते, के लिए या के वास्ते। तो ये इसका हो गया विभक्ति चिन्ह हो गया। तो बहुत सिंपल सा है, क्योंकि हमने लगभग जब तत्पुरुष समास आपको बताया था तो विभक्ति चिन्हों के बारे में भी, उदाहरणों के बारे में भी बता दिया था। तो विभक्ति चिन्ह इसमें क्या है, इसका के वास्ते या के लिए, ठीक है। फिर देखते हैं उदाहरण क्या है, रोगी के लिए दवा लाओ, ठीक है, के लिए आ गया यहाँ पर। करण मोहन के लिए बाल लाता है, तो के लिए देखिए यहाँ पर ही आ गया। भूखे को भोजन दो, यहाँ पर भूखे को भोजन खिलाने की बात हो रही है, यानी कि एक हिसाब से हम मान सकते हैं कि दान करने की बात हो रही है, ओके, हम मान सकते हैं कि दान करने की बात हो रही है, भूखे को भोजन खिलाओ। फिर आगे देखते हैं, हरि मोहन को रुपए देता है, तो किसको देता है, मोहन को रुपए देता है, यानी कि रुपए देना। तो हमने यहाँ पर बात की थी आपके परिभाषा में कि देने की भी बात होती है। फिर लिखा है ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, तो ईश्वर ने सुनने के लिए क्या दिए हैं, 2 कान दिए हैं। फिर क्या है, रमेश ने भिखारी को कंबल दिया, तो देखिए यहाँ पर भी दान की बात आ रही है कि उसने भिखारी को कंबल दिया। देखिए दान की बात ऐसे आएगी कि जिसको कुछ दे दो और दोबारा लो ना, और स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। तो ये चीज़ें हो गई हमारी, ये उदाहरण हो गए, हमने इसको जान लिया। तो संप्रदान कारक में हमने क्या जान लिया कि जिसके लिए कुछ दिया जाए या किया जाए तो वो क्या कहलाते हैं, संप्रदान कारक कहलाते हैं। विभक्ति चिन्ह क्या है, के लिए, के वास्ते। हमने उदाहरणों को भी यहाँ पर जाना, तो एक बार उदाहरण को और देख लेते हैं। रोगी के लिए दवा लाओ, करण मोहन के लिए बाल लाता है, भूखे को भोजन दो, हरि मोहन को रुपए देता है, ईश्वर ने सुनने के लिए 2 कान दिए हैं, रमेश ने भिखारी को कंबल दिया, और स्वास्थ्य के लिए सूर्य का नमस्कार करो। तो ये आपका हो गया कौन सा कारक, संप्रदान कारक। फिर आता है अपादान कारक। तो अपादान कारक जो है आपका, देखिए अपादान कारक में एक चीज़ हम और बता दे रहे हैं आपको, जैसा कि हमने वहाँ करण कारक पढ़ा था, उसका भी विभक्ति चिन्ह से होता था, उसका भी क्या होता था, विभक्ति चिन्ह से होता था, लेकिन वो किसी चीज़ से संबंध स्पष्ट करता था, यानी किसी, जब कर्ता के माध्यम से कार्य किया जाता था तो किसी के माध्यम से था। और यहाँ पर जिस से का प्रयोग होता है ये अलग होने की बात करता है, यहाँ पर जिस से की बात होता है ये अलग होने की बात करता है, से अलग होने के संबंध में, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है, अपादान का अर्थ क्या होता है, अलग होना, ओके, सिंपल सा यहाँ पे पहले ही कह दिया गया कि इसका अर्थ क्या होता है, अपादान कारक का अलग होना, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं परिभाषा क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम के लिए जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, ठीक है, क्या, दूर होने, निकलने, दूर होने, निकलने, ओके, डरने, यहाँ पर डरने की भी बात होगी, यहाँ पर तुलना करने की भी बात होगी, ठीक है, तुलना करने और रक्षा करने की भी बात होगी। यहाँ पर रक्षा करने का भाव होगा, वो क्या कहलाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। तो एक बार हम और देख लेते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, ओके, निकलने, डरने या तुलना करने या रक्षा करने का जहाँ पर भाव प्रकट होता है वो क्या कहलाता है, अपादान। और यहाँ पर अलग होने का भी भाव छिपा रहता है, क्या होता है, अलग होने का भाव छिपा रहता है, सीधे सीधे लिखा है हमने। तो हम सबसे पहले उदाहरणों के माध्यम से चीज़ों को जानेंगे।
तो चलिए हम उदाहरण देख लेते हैं। लिखा है बच्चा सांप से डरता है। देखिए यहाँ पर डर की बात आ गई, तो क्या हो गया, हमारा अपादान कारक हो गया। आपने मुझे डूबने से बचाया, यहाँ पर क्या हो गया, रक्षा का भाव आया। ओके, फिर वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर देखिए अलग होने या दूर होने की बात आ गई कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी कि दोबारा जुड़ेंगे नहीं उससे। मोहन छत से गिर पड़ा, यानी कि ये भी किसकी बात हो गई कि वो छत से गिर पड़ा, फिर तो ये चीज़ें हुई, छत से वो दूर हो गया। हिमालय जो है, गंगा जो है हिमालय से निकलती है, ये भी निकलने की बात हो गई यहाँ पर। गौरव सोहन से छोटा है, तो यहाँ पर देखिए हमने तुलना की बात की। और सांप बिल से बाहर निकला, ठीक है, तो यहाँ पर क्या, बिल से वो बाहर निकला तो बिल के अंदर नहीं रह गया, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो सिंपल सा हम एक बार और देख लेते हैं अपादान कारक। अपादान कारक में हमने बात किया है कि अर्थ क्या होता है, अलग होना, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, निकलने, डरने, तुलना करने, रक्षा करने का भाव प्रकट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। और इसमें अलग होने का भाव जो है छिपा रहता है, ठीक है। और तो हमने ये चीज़ें उदाहरण भी जान ली, तो ये उदाहरणों को भी आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और विभक्ति चिन्ह इसका क्या होता है, से होता है अलग होने के संबंध में, और जो कर्म कारक का होता है से वो साधन के रूप में होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर हम आगे देखते हैं संबंध कारक। छठा क्या है, संबंध कारक। तो हम बात करते हैं संबंध कारक में। तो संबंध कारक क्या होता है, संबंध कारक का सबसे पहले आप विभक्ति चिन्ह जान लिए, का, की, के, रा, री, रे। ओके, जो शब्द जो है संबंध स्पष्ट करें, ओके, जो शब्द जो है संबंध स्पष्ट करें वो क्या कहलाते हैं, संबंध कारक में आते हैं। लिखा जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से एक वस्तु का संबंध दूसरे वस्तु से हो। संबंध की बात यहाँ पर हो जाती है संबंध कारक में कि एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है। और विभक्ति चिन्ह भी क्या होती है यहाँ पर, का, की, के, रा, री, रे, जहाँ तक हमने बात की है। फिर हम आगे देखते हैं कि जब वस्तु सदा के लिए न दी जाए, तो ये अपवाद भी है कि जब वस्तु, जिसे हमने यहाँ पर बात की थी संप्रदान कारक में, तो वहाँ हमने ये बात कर ली थी कि वस्तु किसी को भी दान देने की बात होती है और वो सदा के लिए देने की बात हो जाती थी। जैसे हमने कहा कि हमने भिखारी को कपड़े दिए, तो ये हो गया कि वो दान की बात हो गई। फिर अगर हमने ये कहा कि कपड़े हमने धोबी को दिए, तो वो क्या हो जाएगा कि धोबी फिर हमें वापस करके जाएगा ना कि हमने धुलने के लिए दिए हैं, तो यहाँ पर ये दान की बात नहीं आती है, ठीक है। तो लिखा क्या है यहाँ पर कि जब वस्तु सदा के लिए न दी जाए, क्या लिखा हुआ है कि जब वस्तु सदा के लिए न दी जाए, तो ये चीज़ को याद रखिएगा कि जब वस्तु सदा के लिए न दी जाए, ये अपवाद है यहाँ पर, ठीक है। तो चीज़ों को मिलाइएगा नहीं, ठीक है, कि संप्रदान में आप मिला दें। तो हमने क्या लिखा है कि राम ने धोबी को कपड़े दिए, तो यहाँ पर देखिए को चिन्ह आया, काकी के धोबी को कपड़े दिए, तो ये को तो आता है कर्म में, तो मैंने धोबी को जो है कपड़े दिए। वह मेरे दोस्त का भाई है, का आया, ओके। यह प्रेमचंद का उपन्यास है, यहाँ भी का आया आपका। यह राम का घर दूर है, यहाँ भी का आया आपका, ओके। तो रुकिए हम एक बार फिर से लेते हैं दूसरा कलर। चलिए, तो हमने क्या कहा था कि मैंने धोबी को कपड़े दिए, ये चीज़ हो गई। और वह मेरे दोस्त का भाई है, का आता है यहाँ पर। यह प्रेमचंद का उपन्यास है, यहाँ भी का आया। राम का घर दूर है, आप चिन्हों से ही पता लगा सकते हैं कि कौन सा इसमें कारक है। उमेश ने मोची को जूते दिए। देखिए उमेश ने जो है मोची को जो जूते दिए, तो वो हमेशा के लिए नहीं दिए, वो सिलने के बाद वापस कर देगा। अगर यही होता कि उमेश ने भिखारी को जूते दिए, तो हो जाता आपका संप्रदान कारक में, ठीक है। और दशरथ के 4 पुत्र थे, क्या यहाँ पर राम का सिर दुख रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक श्रेष्ठ हैं, तो यहाँ पर किया आया। और जो है यान की गति तीव्र है, तो यहाँ पर किया आया। तो ये हो सारे उदाहरण किसके हो गए, संबंध, यानी कि जो भी चीज़ें संबंध स्पष्ट करें। लेकिन यहाँ पर हम दान की बात नहीं करते हैं, न सदा के लिए वस्तुओं को देने की बात करते हैं, जैसा कि हमने संप्रदान के बारे में बात की। तो आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पर ये चीज़ें, और आपको आसान लग रही होंगी चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और आपकी एक ही वीडियो में हम इन चीज़ों को कवर करा देंगे। और यहाँ से आपके KVS में हमने जहाँ तक बताया है आपके कि 30 में 30 की हम तैयारी करा रहे हैं, तो हम कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे। और एग्जाम से पहले आपका ये चीज़ें कंप्लीट होंगी और आपको रिवीजन का भरपूर टाइम मिलेगा, और प्रैक्टिस करिएगा। फिर आगे देखते हैं अधिकरण कारक। तो अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, में पर। अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, में पर। अधिकरण का चिन्ह हो जाता है में पर। एक मिनट, ओके। तो अधिकरण का जहाँ तक हमने बात की, चिन्ह क्या हो गया, में पर हो गया। फिर आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे कि अधिकरण कारक क्या होता है। इसका अर्थ होता है आधा, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, अधिकरण का अर्थ क्या होता है, हमने बात की है। अधिकरण का अर्थ होता है आधार, ठीक है। यहाँ पर रा थोड़ा कट गया है, तो यहाँ पर अधिकरण का अर्थ होता है आधार। एक मिनट, ओके। तो अधिकरण का अर्थ क्या होता है, हमने अर्थ की बात कर ली है। यहाँ पर आधार होता है, इन चीज़ों को याद रखिएगा। यहाँ पर आधा लिखा हुआ है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो अधिकरण का अर्थ होता है आधार। तो और इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होता है, में और पर होता है, ठीक है। तो लिखा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है, उसे हम क्या कहते हैं,
उसे हम कहते हैं अधिकरण कारक। ओके, तो अधिकरण कारक में जैसा कि हमने बात की कि आधार सूचित होता है, आधार की बात होती है यहाँ पर, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से आधार को सूचित किया जाता है। ठीक है, देखिए ये बार बार इधर उधर हो जा रहा है, सेगमेंट सही कर देते हैं। हाँ, अब हो गया सही, अब आएगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई अधिकरण कारक में हमारी। हमने देखा इसका आधार होता है, संज्ञा सर्वनाम जो है आधार को सूचित करता है, विभक्ति चिन्ह क्या होता है, में और पर होता है। ओके, फिर हम बात करते हैं सीधे उसके उदाहरणों को, कि कोई उदाहरण ही इसके पूछे होते हैं, अंडरलाइन दिया होता है, आपको बताना होता है कि कौन सी चीज़ें हैं। लिखा छत पर पतंग पड़ी है, तो देखिए कारक चिन्ह यहाँ पर में और पर आना चाहिए, तो सब में और पर ही आएगा आपका। तो इन चिन्हों से आप पता कर पाएंगे। तो छत पर क्या है, पतंग पड़ी है। पानी में मछलियाँ हैं, में आ गया यहाँ पर। कमल सभी फूलों में सुंदर है, तो ये में आ गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अब आप कह देंगे कि तुलना की बात हो रही है, तो तुलना की यहाँ बात नहीं हो रही है। पिताजी कमरे में है, यहाँ पर में चिन्ह आ गया। लड़के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं। ओके, लड़के दरवाजे दरवाजे पर घूम रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, लड़के दरवाजे दरवाजे पर घूम रहे हैं। वह अगले साल आएगा। ओके, तो यहाँ आधार बता रहा है कि कब आएगा, अगले साल आएगा। फ्रिज में आम रखा है, तो में आ गया यहाँ पर, सिंह वन में रहता है। तो ये हो गए आपके उदाहरण। चलिए हम एक बार उदाहरणों को और देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इन चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, उदाहरणों को। तो हम बात करेंगे, छत पर पतंग पड़ी है, पानी में मछलियाँ हैं, कमल सभी फूलों में सुंदर है, पिताजी कमरे में है, लड़के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं, वह अगले साल आएगा, आम जो है फ्रिज में रखा है, और सिंह जो है वन में रहता है। तो ये सारे उदाहरण हो गए आपके अधिकरण के। हमने विभक्ति चिन्ह बताया था, में और पर होता है, और यहाँ क्रिया जो है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है उसे हम कहते हैं अधिकरण कारक। तो ये चीज़ें हो गई अधिकरण। फिर लास्ट में आपका आता है संबोधन। ठीक है, संबोधन आता है। तो संबोधन में हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर संबोधन कारक ऐसे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक मिनट, कोई दूसरा कर लेते हैं थोड़ा सा मोटा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं संबोधन कारक। तो ये जान लीजिएगा, संबोधन ही है यहाँ पर। ठीक है, संबोधन कारक होता है, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, हे ओ अरे या अजी भी कह सकते हैं, जब किसी को संबोधन किया जाए, किसी को संबोधित किया जाए बुलाने के लिए। ठीक है, तो संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या चेतावनी दी जाए वो क्या कहलाता है, संबोधन कारक कहलाता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या चेतावनी दी जाए उसे हम क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। इसका विभक्ति चिन्ह क्या, हे ओ अरे अजी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कहा गया कि हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, किसी को हमें बुलाने का हो रहा है, हे आ गया। ए लड़की जरा इधर आ, हे ओ अरे हमने बताया था। अजी सुनते हो, अजी की भी बताया था। खबरदार यहाँ मत आना। हे भगवान अब क्या होगा, अरे मूर्ख संभल जा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जब किसी को हम बुलाने के लिए चीज़ों को करते हैं। और देखिए सभी में क्या होता है, ये वाला निशान आपका लगा होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ओके, साइन होता है एक्सक्लेमेटरी का, तो इसको हिंदी में हम कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो यहाँ पे जो चीज़ें लगी होंगी तो हम कहेंगे उससे कि ये होता है हमारा संबोधन कारक में। ठीक है, तो हमने ये सीधे सीधे जाना कि जिस संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या चेतावनी दी जाए वो क्या कहलाता है, संबोधन कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, हे ओ अरे अजी, जैसे हमने उदाहरण भी जाना कि अजी सुनती हो, ए लड़के इधर आ, ओके, और हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, खबरदार यहाँ मत आना, हे भगवान अब क्या होगा, और बात आती है अरे मूर्ख संभल जा। तो ये चीज़ें हो गई हमारी, ये यानी कि हमने सारी चीज़ें देख ली यहाँ पर। और हम अभी ट्रिक की भी बात करते हैं, लेकिन थोड़ी सी और बात कर लेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बात किया आपके कर्ता का, तो हमने बात किया कर्ता को हम परसर्ग कहते हैं। हमने क्या बात किया, एक मिनट, हमने बात किया कि हम कर्ता को क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। कर्ता को हमने क्या कहा, कर्ता को हम कहते हैं परसर्ग। तो परसर्ग के नाम से जानते हैं। और कर्ता को नहीं, किसको कहते हैं, परसर्ग। एक मिनट, कारक चिन्ह को हम परसर्ग कहते हैं, कर्ता आ गया था, सॉरी, कारक चिन्ह को हम क्या कहते हैं, परसर्ग। आजकल परसर्ग के नाम से ही पूछा जाता है। और ये क्या होते हैं, 8 होते हैं, नॉर्मली 8 होते हैं, लेकिन जो किसने बताया था, किशोरीदास वाजपेयी जी ने बताया था, उन्होंने बताया था 6। तो अगर उनके अकॉर्डिंग आ रहा है तब आप 6 लगाएंगे, नहीं तो आपका 8 होता है। तो हमने सभी के बारे में बात की, कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान, अपादान। अपादान के बाद क्या आता है, अपादान के बाद आता है आपका संबंध, फिर अधिकरण, फिर संबोधन। तो ये चीज़ें होंगी। देखिए हम आपको याद करने की ट्रिक बताते हैं, तो जैसा कि हमने याद किया था, जैसा हम आपको बताते हैं, तो हमने ऐसे याद किया था, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के संबंध में, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे ओ अरे। तो ऐसे हमने याद किया था, लेकिन हमने आपके लिए जो ट्रिक बनाई है तो वो आप देख लीजिए कि हमने ये आपके लिए ट्रिक की है। तो इसमें हमने क्या कहा है, देखिए, कर्ता ने फिर कर्म को, कर्ता ने फिर कर्म को करण, कर्ता ने फिर कर्म को और करण से जान, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान, ठीक है, काकी के संबंध,
में पर अधिकरण, संबोधन हे ओरे, कारक की पहचान। तो आप चाहे ऐसे याद करिए जैसे कि हमने बताया पहला कि हमने ऐसे याद किया था, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के संबंध में, अधिकरण में पे पर, और संबोधन हे ओवर है। तो अगर आप ऐसे याद कर पा रहे हैं तो ऐसे याद करिए, नहीं तो ये आपकी जो ट्रिक है इससे भी आप याद कर सकते हैं। ओके, तो एक बार हम और देख लेते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, हो सकता है आपको याद हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ विभक्ति चिन्ह ही याद करने की ज़रूरत है और कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ विभक्ति चिन्ह अगर याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम काला चिन्ह लिखा कर्ता ने, फिर कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, तो हम सीधे ये जानते हैं, देखिए हमने कैसे लिखा है इसको, उसी माध्यम से आप देखिए। कर्ता ने फिर कर्म को और करण से जान, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान, काकी के संबंध में पर अधिकरण, संबोधन हे और। तो आप इसके माध्यम से भी याद कर सकते हैं और आपको ये कारक चिन्ह जो हैं सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारे कारक चिन्ह की है यहाँ पर ये भी टॉपिक खत्म होता है और एक ही वीडियो में हमने कारक चिन्हों को भी खत्म कर लिया। ओके, तो अब हम बात करेंगे, तो एक ही वीडियो में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कारक चिन्ह का कारक जो है कारक को ख़त्म कर दिया, कंप्लीट हो गया हमारा कारक। तो ऐसे ही आपको एक ही वीडियो में एक चैप्टर मिल जाएगा और कम से कम समय में चीज़ें मिलेंगी। ओके, कम समय में और आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, तो आपको रिवीजन का भी टाइम मिलेगा जैसा कि हमने आपको बताया है। और मेरा ये वादा है कि हम आपको 30 में 30 दिला के रहेंगे, वो चाहे रचनाएं हों चाहे अलंकार हो, हम सारी चीज़ें लेके आएंगे, आपका कुछ भी नहीं छोड़ेंगे जो भी सिलेबस में आने वाला है। तो बस आप सपोर्ट बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो में ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है आपको। ऐसे तो नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत है, बोर्ड पर ही आसानी है पढ़ने में, तो इन सारी चीज़ों को बताइएगा। तो अगर आप कहेंगे कि आप बोर्ड पर पढ़ाइए तो हम बोर्ड पर भी पढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये है कि बोर्ड पे थोड़ा आपका समय ज़्यादा लगेगा और चीज़ें आपकी जहाँ एक दिन में जो कंप्लीट होनी है वो 2 दिन में कंप्लीट होंगी, क्योंकि वहाँ पे फिर से हमें दोबारा से लिखना पड़ेगा। और यहाँ जो हमारी नोट्स है यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम इस पे हम पढ़ा देते हैं आपको। ठीक है, और एकदम डीप में सारी चीज़ें, यहाँ पे कुछ भी नहीं छूटी हैं। बस आपको थ्योरी तो कहीं से पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं किसी बुक के लिए, बस आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप केवल प्रैक्टिस के लिए कोई बुक लेंगे, आपको थ्योरी कहीं से पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि यहाँ मैटर जो है सफिशियंट है। मैटर में यहाँ आपको कमी नहीं मिलेगी। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी बुक, देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम कई बुक का निचोड़ लेते हैं। ओके, और कई बुक का निचोड़, कोई भी चीज़, कभी कभी कोई चीज़ होता है जो बुक में भी गलत होती है और आपको यहाँ नोट्स में सही मिले, क्योंकि जो भी नोट्स कोई टीचर बनाता है तो कई बुक का लेके बनाता है, तो वहाँ वो गलत होने की संभावना बहुत कम रहती है कि कोई भी चीज़ें गलत हैं, कोई भी प्रकार गलत हैं। और आपको कई बुक में जो है अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ चीज़ें गलत मिल जाती हैं। तो इन चीज़ों पर आप विश्वास रखिएगा। कंटेंट आपको प्योर मिलेगा, कंटेंट में कोई भी समस्या आपको नहीं मिलेगी, ना ही कहीं गलत मिलेगा। आप कहीं से भी चेक कर लीजिए, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। थोड़ा कमेंट ही आपका हमारा मोटिवेशन है। तो हमारा धन क्या है, कमेंट ही है, कि अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें ये लगेगा कि हाँ आप देख रहे हैं। तो चलिए क्लास इसी के साथ ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जो भी KVS के स्टूडेंट हैं जिन्हें भी 30 में 30 पाना है तो उनको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपकी 30 में 30 की तैयारी होगी और कम से कम समय में आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। तो ऐसे बने रहिए हमारे वीडियो पे, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।